Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और इस वक्त मैं बात करने वाला हूं लेबनान में हुए उस बड़ी वारदात की जिसमें शिया मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को इजरायली हवाई हमलों में ढेर कर दिया गया। अब एक इतने बड़े फाइटर ग्रुप के लीडर जो कड़ी सुरक्षा में रहता हो और यह कहा जाता है कि तकरीबन 18 सालों से जिसका कोई पब्लिक अपीयरेंस न हो। वीडियो तो समय समय पर जारी होते हैं लेकिन खुले तौर पर वो किसी पब्लिक मीटिंग में पिछले 18 सालों में कभी नजर नहीं आया। यानी वो जीते जी जो उसके दुश्मन हैं, इजराइल कह ले या और भी दूसरे मुल्क जो इजराइल का साथ देते हैं, उनके लिए छलावा बना हुआ हो, एक ऐसे किरदार को मार गिराना और बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से टारगेट करना आखिर कैसे मुमकिन हुआ? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या ये इजराइल की खुफिया एजेंसियों का कमाल है? आखिर इसके पीछे वो कौन सी बात है, वो कौन सा तरीका है जिसके चलते इजराइल इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहा? आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हसन नसरल्लाह तकरीबन पिछले 30 सालों से हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था और हिजबुल्लाह से सिर्फ जुड़ा ही नहीं था बल्कि लगातार इजराइल से वो टकराता रहा था। वक्त के साथ उसका कद अपने संगठन में ऊंचा होता गया और इस वक्त वो सबसे ऊंचे ओहदे पर था और एक तरह से देखा जाए तो हिजबुल्लाह को लीड कर रहा था। 17 सितंबर को जब लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर और जो दूसरे रेडियो डिवाइसेस हैं यानी वॉकी टॉकी, उसमें जब ब्लास्ट होने की शुरुआत हुई तो हसन नसरल्लाह ने एक बयान जारी किया और कहा कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हिजबुल्लाह इसका बदला ज़रूर लेगा। ये एक तरह से हिजबुल्लाह के साथ जो इजराइल की तनातनी और छिटपुट हमलों का जो सिलसिला चल रहा था, वार पलटवार का, उसमें आग में घी डालने वाली बात ये साबित हुई। और इसके बाद इजराइल ने तय कर लिया कि अब वो ज़्यादा दिनों तक हसन नसरल्लाह को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सवाल यही था कि एक ऐसे आदमी को जो पब्लिकली कहीं पर भी नज़र ना आता हो पिछले 18 सालों से, जिसे किसी ने आमने सामने न देखा हो, वैसे किसी आदमी को ढूंढकर उसे मारना, उसे मौत के घाट उतारना कोई आसान काम तो नहीं था। तो आखिर इसे कैसे अंजाम दिया जाए? तो इसे अंजाम देने के लिए जाहिर है बहुत स्पेसिफिक और बहुत कहते हैं ना कि कंक्रीट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस इनपुट की ज़रूरत थी, और जिसको इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो इस मामले में दुनिया में नंबर 1 क्यों गिना जाता है। मोटे तौर पर इजराइल की 3 खुफिया एजेंसी है जिसके बारे में दुनिया वालों को पता है। एक तो मोसाद है जिसका नाम हर किसी ने सुन रखा है, दूसरा नाम शिन बेट का आता है, और एक तीसरा नाम है जो बेसिकली इजराइल की तो है ही, लेकिन इजराइल की जो फोर्स है, इजराइल डिफेंस फोर्स, IDF जिसे कहते हैं, उसकी एजेंसी है और उसका नाम है यूनिट 8200 यानी 8200। तो इन 3 एजेंसियों के पास इजराइल के दुश्मनों के बारे में जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी होती है। इससे पहले भी इजराइल ने कई इस तरह के ऑपरेशन किए हैं जिसमें इन तीनों एजेंसीज ने अपने हुनर का और अपने डेडिकेशन का लोहा मनवाया है। चाहे वो हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारने की बात हो, जिसकी हत्या 31 जुलाई 2024 को हुई, और वो हत्या हुई ईरान में। आपको पता है कि बहुत ही सिक्योर्ड प्लेस में और आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर जिस जगह को बहुत सुरक्षित माना जाता है, वहाँ पर इस्माइल हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए गेस्ट के तौर पर आया हुआ था कुवैत से, कतर से, माफ़ कीजिएगा। और कतर से आने के बाद एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। उस गेस्ट हाउस में हमला हुआ और हमला इतना भयानक था कि बिल्कुल टारगेटेड अटैक जो है उसी कमरे पर किया गया जिस कमरे में इस्माइल हानिया रुका हुआ था। अब सवाल यह है कि ईरान जैसा मुल्क जो लगातार इजराइल को चुनौती देता हो और ये कहता हो कि वो इजराइल
से बदला लेगा, उसे उसके किए की सबक सिखाएगा। फ़िलिस्तीन के साथ उसने जो ज़्यादती की है उसकी उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर ईरान का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको भेद करके इजराइल ने जिस तरह से हमला किया, उसने पूरी दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया था। और इसके बाद पहले तो ये बात कही गई कि ये हमला जो है वो किसी रॉकेट के ज़रिए किया गया। पहले कहा गया कि ड्रोन अटैक हुआ, फिर कहा गया कि रॉकेट के ज़रिए हमला हुआ, लेकिन ईरान के बाहर से हुआ। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, ईरान की धरती से ही इजराइल के किसी कारिंदे ने, किसी हैंडलर ने इस अटैक को प्लान किया। लेकिन फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये पता चला कि ये हमला जो है कहीं बाहर से नहीं हुआ था, बल्कि उसी गेस्ट हाउस के अंदर ही हुआ था जहां पर इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। यानी इस्माइल हानिया जिस गेस्ट हाउस के कमरे में रुकने वाला था, इसके बारे में इजराइल की खुफिया एजेंसियों को पहले से ही पता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई महीने पहले इजराइल ने उस कमरे में बॉम्ब फिट कर दिया था। और ये अपने आप में बहुत अविश्वसनीय सी बात लगती है कि एक ऐसी जगह जो ईरानी फौज के घेरे में हो और जिस पर पूरी तरह से कंट्रोल ईरान की सरकार का हो, वैसी जगह में घुसकर कई महीने पहले एक बॉम्ब लगा देना, और इजराइल को यह भी पता होना कि इस्माइल हानिया आएगा तो किस कमरे में रुकेगा, ये अपने आप में इंटेलिजेंस गैदरिंग और प्लानिंग की इससे शानदार कोई नज़ीर हो नहीं सकती। शानदार खासकर इजराइल के नज़रिए से, बहुत अफसोसनाक नज़ीर जो है वो ईरान के लोग ज़रूर कहेंगे और हमास वाले भी कहेंगे। तो ये अपने आप में एक इंटेलिजेंस की कामयाबी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। लेकिन इसके बाद जो दूसरी घटना हुई 17 सितंबर को, जब एक के बाद एक लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर फटने लगे और उसमें हज़ारों हिजबुल्ला के लड़ाके ज़ख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, तब ये पता चला कि इसके पीछे और कितनी लंबी और बड़ी साजिश जो है वो इजराइल ने रची थी। और जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि कुछ शेल कंपनीज़ के ज़रिए किस तरह से इजराइल की एजेंसीज़ ने ढके छुपे तरीके से हिजबुल्ला के लिए पेजर बनाने का ऑर्डर ले लिया था। और उन पेजर को डिलीवर तो खैर किया ही गया, लेकिन पेजर के अंदर जो है PETN जैसे विस्फोटक के चिप फिट कर दिए गए और सही वक्त आने पर उन्हीं पेजर में एक मैसेज भेजकर उस पेजर के जो बैटरी है उसको गर्म किया गया और इस तरह से उसे डेटोनेट कर दिया गया, जिससे PETN में धमाका हुआ और हिजबुल्ला के हज़ारों लड़ाके ज़ख्मी हो गए। तो ये भी एक इंटेलिजेंस की एक बड़ी मिसाल है कि किस तरह से इजराइल इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है और किस तरह से वो अपने दुश्मनों को काफ़ी लंबे समय से प्लान करके टारगेट करता है और उसका पीछा आखिरी तक नहीं छोड़ता। लेकिन अब जो घटना हुई है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करने वाला हूं, उस घटना के पीछे आखिर ऐसी कौन सी जानकारी थी जो इजराइल को मिली और इजराइल ने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया। तो फ्रांस का एक अखबार है जिस अखबार ने इसके बारे में एक खबर छापी है। इस अखबार का नाम है ली पेरिसियन, और ली पेरिसियन ने यह बताया है कि इस हमले को हिजबुल्ला के अंदर ही छुपे हुए ईरान के एक डबल एजेंट ने अंजाम दिलवाया। डबल एजेंट मतलब एक ऐसा सीक्रेट एजेंट जो काम तो किसी और मुल्क या किसी और एजेंसी के लिए करता है, लेकिन हकीकत में वो उसको सर्व नहीं करता बल्कि किसी और को सर्व करता है, यानी किसी दुश्मन को सर्व करता है। तो यानी ईरान का कोई ऐसा जासूस जो हिजबुल्ला में बहुत गहरी पैठ रखता है, गहरी जानकारी रखता है, उसने हसन नसरुल्लाह के मूवमेंट के बारे में पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन ईरान को देने की जगह इजराइल को दी। और इजराइल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, तुरंत तैयारी की और F-35 और इसके अलावा एक और विमान है जो F-15I, इस तरह के जो खतरनाक लड़ाकू विमान हैं, उन विमानों के ज़रिए आनन फानन में एक ऑपरेशन को प्लान किया गया और ठीक उसी जगह पर टारगेटेड बमबारी इजराइल ने की जिस जगह पर हसन नसरुल्लाह कुछ वक्त के लिए एक मीटिंग में शामिल होने पहुंचा था। बेसिकली ये जगह क्या थी? ये जगह थी लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में मौजूद वो ठिकाना, वो किलेनुमा इलाका जिसे हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर कहा जाता है। हिजबुल्लाह का ये हेडक्वार्टर मामूली हेडक्वार्टर नहीं है, इसमें 6 अलग अलग इमारतें बनी हुई है, टावर्स बने हुए हैं और इसके नीचे बताया जाता है कि कंक्रीट का बहुत बड़ा
टनल है, बहुत बड़ी सुरंग है जिसमें छुपकर हिजबुल्लाह के लड़ाके ज़रूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन इज़राइल को इसके बारे में, हसन नसरुल्लाह के मूवमेंट के बारे में 28 सितंबर को दोपहर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जानकारी मिली, यानी जब यह हमले को अंजाम दिया गया उससे कुछ घंटे पहले। और आनन फानन में इज़राइल ने इस ऑपरेशन को प्लान किया और प्लान के तहत फाइटर जेट्स जो है वो तैयार किए गए और उसमें बंकर बस्टर बम, ऐसे बम जो गिरे तो सिर्फ किसी इमारत को नुकसान न पहुंचाए, उसे ज़मींदोज़ न करे, बल्कि अगर कंक्रीट या लोहे की दीवार भी बनी हुई हो जिसके नीचे कोई बंकर बना हुआ हो, लोग छुपे हुए हों, तो उस तरह के कंक्रीट और लोहे की दीवारों को भी भेदने की ताकत रखते हों, इस तरह के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया और उन्हीं बमों के ज़रिए ताबड़तोड़ हमले कर, हवाई हमले कर हसन नसरल्लाह की जान ले ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह पर यह बम गिरा, जिस जगह पर इजराइल ने यह अटैक किया, उस जगह पर तकरीबन 30 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है। अब आप सोचिए, एक ऐसी जगह जिसके ऊपर कंक्रीट की छत हो, और जाहिर है बंकर अगर बनते हैं तो सिर्फ कंक्रीट नहीं बल्कि स्टील का भी इस्तेमाल होता है, स्टील के रॉड्स भी हो सकता है स्टील की चादर पड़ी हुई हो। इस तरह के मजबूत चीज़ों को छेद कर या भेद कर अगर कोई बम ज़मीन के अंदर चला जाए और 30 फीट गहरा गड्ढा कर दे, तो आप समझिए कि उस बम में कितनी ताकत होती होगी और वो किस तरह से काम करता होगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐसे बम हैं जो किसी सतह से टकराने के बाद नहीं फटते, बल्कि उसको पेनिट्रेट करके जब अंदर चले जाते हैं, बंकर बस्टर की मैं बात कर रहा हूं, यानी बंकर के अंदर चले जाते हैं, तब अंदर जाकर फटते हैं और वहां विस्फोट करते हैं। तो आप समझिए कि इस बम की टेक्नोलॉजी कैसी है और इसमें जब धमाका होता है तो वो कितना खतरनाक होता है। यही वजह है कि इस हमले में हसन नसरल्लाह ही नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द मौजूद कई और ऐसे हिजबुल्लाह के लड़ाके जो है वो भी मारे गए और हसन नसरल्लाह की बेटी ज़ैनब, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसकी भी इस हमले में मौत हो गई। लेकिन बात उसी इंटेलिजेंस इनपुट और गैदरिंग की हो रही है जिसमें ये पता चल पाया कि आखिर हसन नसरल्लाह इस वक्त हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में पहुंच रहा है। असल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि नसरल्लाह जो है वो लगातार एक पोशीदा ज़िंदगी जिया करता था, मतलब पब्लिक अपीयरेंस उसका बिल्कुल नहीं था, सामने नहीं आता था, अपने लड़ाकों को बहुत सीक्रेट तरीके से वो गाइड किया करता था क्योंकि उसे खतरा था, उसे पता था कि इजराइल कभी भी उसे टारगेट कर सकता है। 3 दशकों से इजराइल उसके पीछे पड़ा था, यानी 30 सालों से, जब से वो एक्टिव हुआ था हिजबुल्लाह में, तब से लेकर अब तक इजराइल उसे एक तरह से ढूंढ रहा था। लेकिन वो वक्त, वो घड़ी 28 सितंबर को आई जब एक डबल एजेंट ने, जो बेसिकली एक ईरानी जासूस जिसे आप कह सकते हैं, वो हिजबुल्लाह के इस नेटवर्क में काफ़ी गहरी पैठ रखने वाला जासूस, उसने जब इसके बारे में जानकारी मिली, हसन नसरल्लाह के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली, तो उसने इसके बारे में खुफिया तरीके से चुपके से इजराइल के लोगों को बताया और इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिर इस ऑपरेशन को प्लान किया और इस ऑपरेशन के तहत हसन नसरल्लाह को फाइनली ढेर कर दिया गया। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो बैक टू बैक इंटेलिजेंस इनपुट की गैदरिंग और इंटेलिजेंस इनपुट के सटीक होने और उसके बाद इजराइल की जो मारक क्षमता है उसके प्रदर्शन की एक नज़ीर है। और इस हमले में जिस तरह से हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लड़ाके, या ये कहे कि हिजबुल्लाह के चीफ को इजराइल ने मार गिरा है, उसके बाद ये तो तय है कि हिजबुल्लाह की फ़िलहाल कमर टूट गई है। बेशक हिजबुल्लाह ने एक और शख्स को अपना प्रमुख नियुक्त कर दिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी हिजबुल्लाह को अपने पैरों पर खड़ा होने में या संभल कर फिर से इजराइल पर कोई करारा वार करने में समय लगेगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार इजराइल हमले कर रहा है उससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनातनी का माहौल है और ईरान के साथ कभी भी इजराइल का टकराव बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच अगर आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई तो पूरे मिडिल ईस्ट में हालात जो है वो बेकाबू हो सकते हैं। ये खतरा पूरी दुनिया को है और ये मौका या ये दौर कितना नाजुक है आप इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि ईरान के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, जिन्हें राष्ट्रपति से भी बड़ा दर्जा प्राप्त है, अयातुल्ला अली खामेनी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब से हसन नसरल्लाह को मारा गया है तब से वो जो है छुप गए, उन्हें खुफिया ठिकाने पर ले जाया गया है और उन्हें उनकी जो रिहाइश है वहाँ से हटाकर सुरक्षित जगह ले जाया गया है। तो यानी ईरान बेशक
इजराइल को यह कह रहा हो कि वो इसका बदला लेगा और ईरान पर हमले की धमकी भी दे रहा हो, लेकिन यह भी सच है कि ईरान अंदर से भी बहुत डरा हुआ है। अदरवाइज़ जिस तरह से उसके सबसे बड़े लीडर को एक खुफिया ठिकाने तक ले जाया गया है, ऐसा करने की शायद ज़रूरत नहीं थी। तो ये है पूरे हालात। लेकिन इस पूरे हालात के बीच जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है हसन नसरल्ला को मार गिराने के पीछे इजराइल के खुफिया एजेंसीज़ के कमाल का। तो ये थी बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी जिसमें फ्रांस के एक अखबार के हवाले से डबल एजेंट के कारनामे का जिक्र है, मैंने आप तक पहुंचाई। आई होप आप लोगों को ये जानकारी जो है वो अहम और ख़ास लगी होगी। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़े, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।